सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। आज़ादी के 75 साल और उसका अमृत महोत्सव का जश्न हम मना रहे हैं और इस जश्न में तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों को लेकर जो कहानियां भारत ने गढ़ी है उस पर हमारा फोकस है। और जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो हम एसबीआई को तो भूल ही नहीं सकते हैं। यूटीआई के बाद अगर हम देखें तो एक नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड जो कि सरकारी तौर पर निकला वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की शुरुआत थी। शुरुआत करूंगी मैं। सफर किस बात से शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारा सफ़र बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि हमारी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के होंद में आना स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से 1987 में। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कारोबार था, तो उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये बोला था कि भारत के नागरिकों को एक और ऑप्शन देने के लिए स्टेट बैंक को बोला जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करें। उसके उन हिदायत के अंतर्गत ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ही महीनों में एसबीआई म्यूचुअल फंड का गठन कर दिया था। बट तो ये यूटीआई के रहते जरूरत क्यों पड़ी इसके गठन करने की? इसके पीछे भी क्या कोई वजह थी, कोई कहानी थी? क्योंकि यूटीआई जो था एक स्टैट्यूट के अंतर्गत बनाया हुआ एक फंड था। हाँ। उसकी उस वक्त जरूरत ये पड़ी कि जैसे बहुत से बैंक है, कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। हाँ। और उस वक्त ये धारणा आई कि कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है और जो भारतीय स्टेट बैंक की रीच है अक्रॉस द कंट्री, उसको देखते हुए भी कैसे इस म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट है, जो यूनिट्स हैं, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में कैसे लोगों के पास पहुंचाया जाए। तो उस वक्त ये सोचा गया कि यूटीआई म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी उनकी जो पहुंच थी एक बहुत लिमिटेड थी, तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया था कि पूरे हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड को लेके जाया जा सके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1987 की, है ना? तो वो दौर और आज का दौर जमीन आसमान का फर्क है और ये वो दौर है जब सेबी का भी गठन नहीं हुआ था, है ना? तो किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को रोल आउट किया गया? उस वक्त जब शुरू किया गया तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ऑलरेडी थी, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर था जो सेबी नहीं थी। हाँ जी। उसको सीसीआई बोलते थे, जिससे ये परमिशन वगैरह ली जाती थी। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड उसका एक हिस्सा था। ठीक है। और इट वाज वे बैक बिफोर 87 ओनली। तो उस वक्त इसको बना दिया गया था। हाँ। तो उसके अंतर्गत ही हम काम करते थे। म्यूचुअल फंड की होंद बाद में आई और ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशन तो बहुत बाद में आया। अच्छा। परंतु उस वक्त एक ये था कि यूनिट है, इसे एग्रीगेटेड स्कीम, जो बेसिक कंसेप्ट था कि दिस इज फॉर एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम वेरियस पीपल, एग्रीगेटेड, पुल इट डाउन एंड देन इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो ना तो उस वक्त इस तरह की रिसर्च थी, ना ही इस तरह का जिसको कहते हैं कि जो कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल होते थे। तो उस वक्त काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक इसके ऊपर बहुत प्राउड है, बहुत मान है इसके ऊपर कि हमने अपने आप को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरा समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया एंड टुडे we can say with proud, पूरा इसमें मान है कि हम we are one of the best mutual funds in the country। एक सवाल जो मुझे आपसे अभी पूछना है, क्योंकि उस वक्त कोई ढांचा नहीं था देखिए म्यूचुअल फंड को कंस्ट्रक्ट करने का। तो आजकल तो हम सब जानते हैं कि एसआईपी बहुत ही बेहतरीन तरीका है निवेशकों के लिए पैसे डालने का। उस वक्त पैसे कैसे लिए जाते थे, निवेशकों से बात कैसे की जाती थी? देखिए अभी तो हमारे पास तमाम तरह के माध्यम है, सोशल मीडिया है, अखबार है, बहुत जरिए हैं निवेशकों तक पहुंचने के लिए। एसबीआई की पहुंच हमेशा से ही बड़े शहरों की तो बात ही नहीं है, छोटे मझोले शहरों में बहुत जोरदार रही है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे स्थापित किया गया? क्योंकि उस वक्त भी म्यूचुअल फंड तो ऐसा नहीं है लोगों को पता होगा कि अच्छा ये एक नया निवेश का जरिया है, पैसे लगाने चाहिए। ये सब कैसे हुआ? उस वक्त भी म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम आती तो उसको ऐसे ही पेश किया जाता था जैसे कोई आईपीओ आता है। अच्छा। फिजिकल फॉर्म्स, मेरे को याद है मेरी शुरुआत थी अपने कैरियर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उस वक्त जी। तो जैसे लाइन लग जाती थी, कोई स्कीम आती थी फॉर्म लेने के लिए। अच्छा। लोग फॉर्म पे प्रीमियम होता था, ब्रोकर प्रीमियम चार्ज करके फॉर्म देते थे। वो एक समय था। अच्छा। मेरे को याद है उस वक्त एक मॉर्गन स्टैनले भी आया था जब बाद में। तो उन्होंने भी जब अपनी स्कीम निकाली थी तो पूरी लाइनें लगी हुई थी बैंकों के बाहर। तो उस वक्त का दौर और आज के दौर में तो जमीन आसमान का अंतर है ही है। वो अभी तो वो लगता है कि वो दौर कैसे चल सकता था। बिल्कुल। हाँ। तो उस वक्त तो परंतु वो वैसे ही था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में तो अपने उस वक्त भी
डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आज भी हम जब कभी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, हाँ। तो वो कहते हैं हमने उस वक्त SBI म्यूचुअल फंड की बहुत स्कीम बेची है। हाँ। बड़े मान के साथ ये कहते हैं कि 1990 में, 1987 में, 1993 में, तो उन्होंने बहुत बेचे हैं और तब से वो जुड़े हुए हैं SBI म्यूचुअल फंड के साथ। क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो यही है कि बैंक तो करता ही करता था, सही बात है। परंतु अदर जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने भी बहुत काम किया है इसमें, और वो प्रथा आज भी चली हुई है। मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है कि SBI के नाम में ना हमेशा से एक अपनापन महसूस होता है, हमेशा घर वाली फीलिंग आती है, और ये उसी समय से चली आ रही है, जो काफी हद तक समय बीतते बीतते हमने देखा है बस बड़ी ही है। कौन सा पहला फंड लॉन्च हुआ और उसके बारे में कैसे आगाह किया गया लोगों को? मुझे याद है पहले तो हमारे उस टाइम क्लोज एंडेड फंड ही आया करते थे। अच्छा, तो उस वक्त क्लोज एंडेड इक्विटी के क्लोज एंडेड फंड, इक्विटी के क्लोज एंडेड फंड होते थे। मैग्नम फर्स्ट फंड वाज 1987 मैग्नम रेगुलर इनकम स्कीम। अच्छा, परंतु जो एक बड़ा फंड आया था वो आया था 1990 में बाय द नेम ऑफ मैग्नम मल्टीप्लायर। अच्छा, तो उसको उस वक्त उसके बिल्कुल फिजिकल सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, हाँ। कि इतने यूनिट, इतना पूरा एक सर्टिफिकेट होता था, लोग अपने घर की अलमारी में संभाल के रखते थे, और ट्रेड होता था, उसके पीछे ट्रांसफरेबल होता था। तो ट्रांसफरेबिलिटी लोग जाके बाजार में बेचते थे उसको। हाँ। तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज भी इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज है। हाँ। तो बाजार में जाके बिकता था और बहुत बहुत प्रीमियम होता था, किसी को पता नहीं होता था कि ये इसके अंदर पोर्टफोलियो क्या है। देयर वाज नो पब्लिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो आल्सो। अच्छा, सिर्फ एक दूसरे के सुन के SBI म्यूचुअल फंड में ये है वो है, और उसकी वजह से 10 रुपए वाला यूनिट 100 रुपए में बिकता था। हाँ। और NAV का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ। NAV का कंसेप्ट बहुत बाद में शुरू हुआ कि हर रोज उसकी वैल्यूएशन करके सिर्फ एक तरह से बोल दो कि सट्टे के हिसाब से चलता था। अच्छा, तो उसकी रेट हर रोज 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, हाँ। इस तरह से बिकता था। हाँ। परंतु उसके बाद 1993 में एक और स्कीम आई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस। तो परंतु ये पूरा इसका जब सेबी के आने के बाद, हाँ। पूरा इसका शेप चेंज हो गया। हाँ। ओपन एंडेड फंड शुरू हुए, पब्लिकेशन शुरू हुए, एंड इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। वी हैव evolved a big way and we are much ahead of the curve। हम अपने इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, रेगुलेशन के मामले में आज की डेट में हिंदुस्तान का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन मच अहेड ऑफ अदर्स जी। तो उस जगह पहुंच गए हैं अभी आज हम। तो जब ढांचे की हम बात करते हैं तो उस वक्त तो कोई फंड मैनेजर भी नहीं रहे होंगे? तो फंड मैनेजर तो थे शुरुआत में, जैसे SBI म्यूचुअल फंड में था या UTI के, तो अपना कैडर होता था। अगर आप UTI की बात करें, तो वही व्यक्ति मार्केटिंग में भी काम करता था, कभी फंड मैनेजर बन जाता था, तो कभी कुछ मतलब मल्टीफेरियस, जैसे बैंकों में आज काम होता है कि आप डिपॉजिट भी देख रहे हो, लोन भी देख रहे हो, उस तरह का था। SBI म्यूचुअल फंड में भी उस वक्त लोग डेपुटेशन से आते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, किसी ने ट्रेजरी में काम किया, क्योंकि कोई रेगुलेशन थे नहीं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। और उसके बाद तो बाजार अपने आप ही करता रहेगा, उसको ऊपर करना है नीचे करना आपका काम ही नहीं है। तो उस वक्त का तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड चलते थे, तो आज की डेट में तो एक ये सोच के भी लगता है कि कैसा म्यूचुअल फंड ऐसे चल सकता है। बिल्कुल। तो मतलब वो समय था तो बहुत लोग म्यूचुअल फंड से डेपुटेशन, बैंक से डेपुटेशन पे थे। तो ये जो प्रथा उसके बाद करीब ईयर 1998 में, मेरे को याद है, उस वक्त मार्केट से फंड मैनेजर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तो हर हाल में SBI से ही होता था शुरुआत। मेरे को अभी भी याद है, हमारे जो चेयरमैन रहे स्टेट बैंक के प्रदीप चौधरी साहब, वो भी किसी वक्त पे SBI म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। और उसके बाद और भी लोग आए उस पर। तो उसके बाद ये मार्केट रिक्रूट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर करीब 2000-2001 में शुरू हुआ। फंड मैनेजर उस वक्त थे, मेरे को याद है उस वक्त भी IIM से डायरेक्ट रिक्रूट किए गए थे फंड मैनेजर्स, एंड द जर्नी स्टार्टेड इन 1998। अच्छा। एंड thereafter we have not seen back. Today is the absolutely professionally managed, very well managed company। and पूरा पैसा जो निवेशकों का है, एक बहुत ही सूझवान सुलझे हुए फंड मैनेजर्स के पास है, जो कि हर तरह से बाजार में सबसे ऊपर है। उस दौर में निवेशकों की मानसिकता के बारे में मुझे बताइए।
क्या उनमें हिचकिचाहट होती थी? क्या उन्हें डर लगता था बाजार में पैसे लगाने से? क्योंकि उस वक्त अभी भी खैर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट और रियल एस्टेट में अभी भी विश्वास रखते हैं, लेकिन उस वक्त का दौर बिल्कुल ही अलग था। उस वक्त के दौर में तो मैंने सुना है कि लोग अपने चावल के डब्बे के अंदर और जगह पैसे बचत के नाम पर डाल के रखते थे। तो बाजार में पैसे लगाना उनके तो बहुत नया कॉन्सेप्ट होगा। नहीं, वो देखिए उस वक्त आपके एजीएम भी ऐसे ही होते थे। हाँ, मेरे को याद है कि अभी कुछ साल की पहले की बात है, हाँ, जबकि एक इवॉल्व हो चुका था। हाँ, उस वक्त पूरा एजीएम जब 10 लाख करोड़ हुआ था, हाँ, तो उस वक्त किसी ने एक बहुत सीनियर सीईओ को पूछा था कि आपको क्या लगता है कि 20 लाख करोड़ कब होगा, तो उन्होंने कहा कि 5 साल लगेंगे। हाँ, तो एक्चुअली 1.5 साल लगा। तो उससे पहले एजीएम भी बहुत कम होते थे। हाँ, हाँ, तो जो पूरी इंडस्ट्री का एजीएम was 30-40 हजार करोड़, तो आज की डेट में हम 38 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो वो जब 25-30 हजार करोड़ था, उसमें भी यूटीआई के पास द लायंस शेयर 15,000-20 हजार करोड़ उनके पास होता था, बाकी 10-15 हजार करोड़ पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, जैसे जैसे रेगुलेशन आए, जैसे जैसे कम्युनिकेशन ठीक हुआ, तो साइज भी बढ़ता गया। तो उस समय के हिसाब से 25-30 हजार करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट था। और इन्वेस्टर तो देखो, निवेशक तो उस वक्त भी थे, निवेशक आज भी है। आज भी सही बात है। आज कहते हैं ना, घर घर निवेशक है। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त निवेशक जो है, हाँ, तो एक कुछ लोग ही होते थे, चुनने लोग ही होते थे। और दूसरा उस वक्त पुश प्रोडक्ट था। हाँ, आपको किसी ने पुश कर दिया, बैंक ने पुश कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पुश कर दिया। हाँ, नॉलेज नहीं होती थी, कोई कह रहा है तो उसकी बात मान के कर दिया। 2008 और 2009 ये एक ऐसा दौर था जो पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण भरा था। भारत में इस दौर को अगर म्यूचुअल फंड की नज़र से मैं देखना चाहूँ तो कैसे इसका सामना किया, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? देखिए, उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया में था वो लिक्विडिटी का था। एक्चुअली एवरीथिंग केम फ्रॉम, क्योंकि वेरी हाई लीवरेज इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। हमारे ऊपर जो ज़्यादा दिक्कत थी वो लिक्विडिटी की थी। डिफॉल्ट की इतनी दिक्कत नहीं थी, कंपनी डूबी नहीं इंडिया की उस टाइम भी। कुछ कंपनीज को, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज थी या कुछ और कंपनीज थी, उन्होंने थोड़ा डिले किया पेमेंट, परंतु बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की मतलब उस वक्त ये था कि लोगों का विश्वास ज़रूर खराब हुआ, लोगों को समय पे पैसा नहीं मिला, रिटर्न्स कम आई। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम क्या देखते हैं कि ये हमने एक दौर ऐसा बना दिया है, एक म्यूचुअल फंड को बैंकिंग प्रोडक्ट की तरह बनाने के लिए हमने कहा कि अगले दिन पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो होता नहीं है, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो उसको थोड़ा उस वक्त भी चेंज करने की जरूरत थी, उसको आज भी चेंज करने की जरूरत है। okay. कि ये जो मानसिकता है कि लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में एक दिन में हो जाता है। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाता है, तो बाजार होना चाहिए। सही बात है। तो अगर बाजार नहीं है, उसमें टाइम लग सकता है। तो वो एक चीज़ है जो दिक्कत उस वक्त हमें आई, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी। परंतु हमारा तो फिर भी इसलिए हमें उतनी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास पेरेंटेज थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या तो लोगों का, पर हमें भी दिक्कत काफ़ी आई क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है, थोड़ी हद तक ही वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त ये हो गया था कि सबको कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो। हाँ, अगर वो मानसिकता आती है तो कोई भी बैंक हो, बड़े से बड़ा बैंक हो या बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड हो, उसको भी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए अभी रेगुलेशंस भी हैं। अभी बैकस्टॉप फैसिलिटी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अगर लिक्विडिटी पे ऐसी सिचुएशन है तो उसको कैसे देखा जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हो गई है, पर आज की डेट में आई कैन से इट विद प्राउड कि हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है पूरी की पूरी इवॉल्व हो चुकी है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो तो हर इंडस्ट्री में होती है, वो बैंकिंग में भी है, वो एनबीएफसी में भी है। तो उस दौर में मुझे बताएं, खासतौर से सेबी ने क्योंकि बहुत सारे कदम उठाए थे म्यूचुअल फंड के निवेशकों के हितों का ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, एसबीआई की बात है, तो आपने भी एसबीआई फंड गुरु इनिशिएटिव भी शुरू किया था शायद उसी दौर के आसपास, या 2013 में मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सेबी ने किस तरह से निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में एक बार फिर से भरोसा लाने की कोशिश की, और उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, एक तो एसबीआई सेबी ने उस वक्त भी ये किया था कि लोगों को एनकरेज किया कि आप इन्वेस्टर एजुकेशन में बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल। हाँ। और उस वक्त उन्होंने ये भी किया कि इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए अलग से फंड बनाओ, उससे कंसेप्चुअल नॉलेज दी जाए, और बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। उससे बहुत फायदा हुआ क्योंकि जो एमफी है
जो बॉडी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उन्होंने जब ये एडवर्टाइजमेंट शुरू की कि म्यूचुअल फंड सही है, उससे लोगों में म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की जागरूकता पैदा हुई। राइट। और म्यूचुअल फंड ने किया कि उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको टैक्सेशन के बारे में, उनको लिक्विडिटी के बारे में, ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में वो बताना शुरू किया और लोगों को धीरे धीरे समझ आया बाजार से पैसा लंबे समय तक रखने से बनेगा। अगर छोटे समय में रखने में पैसा बन गया तो बोनस समझो, नहीं बना तो घबराओ मत। ये एक फंडा है, वो लोगों को समझ आ गया है। उसकी तो बिल्कुल मिसाल यही है कि जब जब मार्केट गिरी है, लोगों ने एसआईपी के थ्रू और ज्यादा पैसा अभी लमसम में पैसा ना डाल के उनका हमेशा कंसेप्ट, पहले क्या होता था एसआईपी का ये हो गया कि एसआईपी मतलब 2000 रुपये की एसआईपी कर दो, 1000 की एसआईपी कर दो। आज अपनी क्षमता के हिसाब से लोग 10-10 हजार, 20 हजार, 25 हजार। तो अगर मैं एसबीआई मैग्नम की ही बात करूं, जो पहला फंड था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह से उसको डिजाइन किया गया, मार्केटिंग किस तरह से उसकी की गई, क्या किसी फिलॉसफी के तहत, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि फंड लॉन्च होते हैं, क्या उसके तहत लॉन्च हुआ था? उस वक्त क्या था, फंड बहुत कम होते थे, वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के तौर पे ही किया गया। अच्छा। और समय समय पे उसका जो पोर्टफोलियो चेंज भी होता रहा। तो उस वक्त तो यही था कि एसबीआई के घर से आपको एक फंड हाउस इशू किया जाता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उसमें पैसा लगाएंगे। तो उस वक्त जो एडवर्टाइजमेंट का जरिया था न्यूज़पेपर का या रेडियो का, उस वक्त करके, और स्टेट बैंक की ब्रांचेस के थ्रू, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे उस वक्त, ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े होते थे, बजाज कैपिटल, भी, तो वो उस वक्त भी थे, या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आईएफए उस वक्त भी थे, क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा जो काम करते थे वो सरकारी स्कीम्स का करते थे। एनएससी हो गए या दूसरी जो भी स्कीम्स होती है, पीपीएफ बहुत पुरानी स्कीम है, तो साथ में वो म्यूचुअल फंड भी बेचते थे। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू उस वक्त इतनी जो कहते हैं कि इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं थे, और आज के पास सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल फंड्स हैं, तो बेच सकते हैं। उसमें धीरे धीरे से लोगों को समझ आया कि परफॉर्मेंस को कैसे देखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में और एनी बैंकिंग प्रोडक्ट और फिक्स्ड कूपन प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है कि लोग लगाते हैं बैक मिरर देख के कि पीछे कितना रिटर्न दिया, आने वाले टाइम में कितना होगा वो तो बाजार ही बताएगा। तो वो धीरे धीरे अभी लोगों को वो भी समझ में आ रहा है। 2015 में ईपीएफओ ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी बाजार में लोगों का पेंशन का या पीएफ का पैसा लगाना शुरू किया। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि इक्विटी का आपके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में होना कितना जरूरी है। इस कदम के बारे में बताइए, किस तरह से ये सोच सरकार में या उस वक्त लोगों में है कि जब पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड कैसे किए जाते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं, तो उन्होंने देखा ये इक्विटी जो सबसे ज्यादा रिटर्न है ओवर द लॉन्गर पीरियड सिर्फ इक्विटी देती है। सही बात है। तो उन्होंने भी उस वक्त डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू गो विद 5% to 15%, दे वेंट बाय 5%, मेड 10%, मेड 15%। तो उन्होंने किया बिल्कुल पैसिव फंड्स के थ्रू, बेंचमार्क फंड में, निफ्टी में और BSE 30 में। अभी भी वो उसी में पैसा लगा रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दे विल आल्सो increase the basket, and that's a natural journey। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि होने वाला है या कुछ ऐसे, मेरे को ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। पेंशन रिफॉर्म्स के तहत अगर देखा जाए तो काफी अहम कदम, और सबसे ज्यादा उनको आज की डेट में जब वो देखते हैं कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी से ही आया है। इक्विटी के रिटर्न की वजह से ही वो आज भी 8 से 8-10 जो दे पा रहे हैं। अगर सिर्फ फिक्स इनकम पे होता तो रिटर्न वुड नॉट हैव बीन मोर देन 6.5%। तो वो एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बढ़िया कदम था, बहुत ही सराहनीय कदम था सरकार का। तो उसी की वजह से, बिन फॉरवर्ड लुकिंग थॉट की वजह से ही आज इतने 12 करोड़ के करीब मेंबर्स हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो हम भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वी आर टचिंग दी 12 करोड़ EPFO पीपल एंड अनदर जो हमारे पास अपने 2-3 करोड़ है। आज की डेट में एसबीआई म्यूचुअल फंड के जरिए से हम करीब 15 करोड़ लोगों को सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक हमें बहुत खुशी देता है। देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड। करोड़ों का विश्वास और भरोसा है आपके म्यूचुअल फंड पर।
मुझे बताएं, समय बदला वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स की फिलॉसफीज भी कई बार हमने देखा है, फंड हाउसेस की बदलती आई हैं, क्योंकि जिस तरह से बाजार बदलता है कहीं ना कहीं आपको अडेप्ट करना पड़ता है उस बदलाव से। क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी ऐसा हुआ है? शुरुआती दौर में तो खैर सभी का जब गठन हुआ तो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन फिलॉसफी डेवलप कैसे होती गई? देखिए, फिलॉसफी में ना एक कंपनी का कल्चर बनाने की जरूरत होती है, और जब जब हम सोचते हैं कि एसबीआई में, जैसे आपने बोला कि लोगों का बहुत विश्वास है, हाँ। अगर रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में या किसी और म्यूचुअल फंड में कोई अंतर नहीं है। हाँ। तो जब ये एक अदृश्य एक विश्वास है लोगों का हमारे ऊपर, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी डबल हो जाती है। बिल्कुल, कि हमें उनके हिसाब से सोच के एक काम करना है, कोई भी स्कीम लेके आनी है या कोई भी एक्शन लेना है अपने फंड हाउस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भैया ये छोटे बंदे का पैसा हम मैनेज कर रहे हैं, इज ए वेरी नोबल वर्क, तो इसको हमने उसी तरह से करना है जैसे मतलब एक कोई धार्मिक काम होता है कि इसको बिना किसी सेल्फलेस होकर काम करना बहुत जरूरी है। और वो डीएनए बना है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, मतलब उनके दिमाग में भी ये है कि यार वी आर डूइंग ए नोबल वर्क, वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी है। मतलब हम उसका वो नहीं लेना चाहते कि हाँ जी ये तो हमने तो डिस्क्लेमर दिया है, दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो कुछ भी कर लेंगे, नहीं, रिसर्च पूरा करेंगे, पूरी कंपनी को मिलेंगे, जहाँ कंपनी पे विश्वास होगा उसी में पैसा लगाया जाएगा, चाहे वो डेट की साइड पे हो चाहे इक्विटी की साइड पे हो, क्योंकि ये जिम्मेवारी है हमारी कि मतलब रेगुलेशन भी ऐसे ही कहता है, हमें तो रेगुलेशन को तो करना ही करना है, परंतु बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके इंटरनल फीलिंग्स क्या है, आप डिसिप्लिन कैसे लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। और वो मतलब हमें को बहुत खुशी है कि हम उसको उस पर पूरी जोर से, मतलब हमारे ये हर सोच में ये रहता है कि इस पैसे को कितना जिम्मेदारी के साथ इसको निवेश किया जाए। बिल्कुल। और मुझे बताइए कि उस दौर से लेके अब तक ऐसी कौन कौन सी आपकी स्कीम्स रही हैं जो अल्ट्रा हिट हुई हैं, और खासतौर से एसबीआई म्यूचुअल फंड पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी देता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, लिखाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन के आपके अलग से इनिशिएटिव हैं, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ? देखिए, इवॉल्व में वही इवॉल्व हुआ, जिम्मेदारी की जो एक फीलिंग थी उससे हुआ। अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो हमें लीड करते रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक हैं कि एक सीनियर लीडर जो एमडी के तौर पे आता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही आता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक डीएनए है कि मतलब लोगों की सेवा और उस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ दैट इज देयर, तो वो जो एक डीएनए में डाला गया कि बीइंग प्रोफेशनल, एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, बीइंग हेड ऑफ द कर्व विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द अकाउंटेबिलिटी, वो उसको जो एक धीरे धीरे बनाया गया। वो बहुत बीच के में बहुत स्कीम्स आई, स्कीम्स तो ऐसी भी उसमें। अच्छा, दूसरा ये भी है, ऐसा नहीं मैं कहता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में कभी कोई गलती नहीं हुई, गलतियां हुई और गलतियों से सीख ली हमने। सही बात है। और मेरे को याद है जब आईटी बबल हुआ था, हमारे फंड बबल फूटने से पहले हमारे सारे फंड बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, वी वर टॉपिंग द चार्ट, और जैसे ही वो बहुत फूटा वी वर एट द बॉटम। तो उस वक्त वो कंसेप्ट कि कितना परसेंटेज कहाँ पे जाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, आज की डेट में आई एम प्राउड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स नॉट ओनली ऑन आवर, जो हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं मुंडी, उनके लोग भी आगे बैठते हैं, हम दे आर वेरी एक्टिव पार्टनर, तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो जून 2022 तक अगर हम देखें तो 6.47 लाख करोड़ का AUM, ठीक है। अब बाजार की स्थिति लोगों के लिए काफ़ी अनिश्चितता से भरी हुई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की पकड़ की जहां तक बात है, मुझे ये बताएं कि अब उभरते हुए बाजार में और उभरते हुए नए निवेशकों के लिहाज से मैं समझना चाहूँ तो कितनी और आपने इस पर काम करने की कोशिश की है, खासतौर से युवाओं की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको आपको पहले से ही समझाना पड़ता है कि भैया म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि निवेशक इवॉल्व हो रहा है और बहुत सारा यहाँ पर श्रेय सोशल मीडिया को भी जाता है, जो कि गाहे बगाहे गलत सही तरह की जो भी जानकारी देने में तो सक्षम बन ही गया है और लोग प्रेफर भी करते हैं वहां से जानकारी लेना। तो मुझे ये समझाए कि निवेशक कितना इवॉल्व हुआ है, युवा मिलेनियल कितना इवॉल्व हुआ है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड की नजर अब यहाँ पर कितनी है आगे बढ़ते हुए? देखिए, आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में जो युवा है उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है। सही बात है, बिल्कुल सही। सबको मालूम है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल डिस्कशंस अमंग द पीयर सेट, अपने दोस्तों यारों के साथ करके, और वो कोई भी आज की डेट में जाके एक
टिपिकल बैंक डिपॉजिट में पैसा नहीं डालना चाहता। बिल्कुल। मेरे को खुद को याद है कि आज से 10 साल पहले अगर हम किसी युवा से पूछते थे कि तो पैसे का क्या करता है, हाँ। तो जवाब होता था वो पापा देखते हैं। हाँ। ठीक है, पापा देखते हैं, पापा देख लेते हैं, वो बोल देते हैं जहाँ डालना होता है। हाँ। पापा क्या करते थे, हाँ। एक उन्होंने प्रीमियम लिया हुआ था, पॉलिसी ली हुई थी, और एक पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ था, एनएससी ले लेते थे टैक्स सेविंग के लिए, और वही करते थे। आज की डेट में पिछले 10 साल में ये आ गया है कि पापा का पैसा भी बेटा देखता है, जिसके प्रोसेसेस स्ट्रांग है, अच्छा। जिसकी रिसर्च टीम स्ट्रांग है, हाँ। जो अपनी बात को बता पा रहा है कि हम क्या करते हैं, उसके पास लोग ज्यादा। तो जैसे कि हम डॉक्टर्स के लिए कहते हैं ना, ये इनके हाथ में गुण है। हाँ, तो गुणवंती जो है, हाँ। वही अपना पैसा ले पाएंगे। हाँ। और हमें मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमें इसके ऊपर बहुत प्राउड है कि हमारी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट टीम है। हाँ, और बहुत बढ़िया कल्चर है। हाँ। 60 के करीब लोग हैं। हाँ। यंगस्टर हैं, और कल्चर इतना बढ़िया है कि सब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। कोई हायरार्की वाला कोई इशू नहीं है, कि डर के काम करने वाला माहौल नहीं है, और हर एक अपनी बात बड़ी खुल के कह सकता है। उससे क्या होता है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बड़े वेल डिबेटेड, वेल थॉट आफ्टर, वेल कंसीडर्ड जो डिसीजन होते हैं। तो आखिरी सवाल, आज़ादी के 75 साल आज़ाद भारत को लेकर आपने कई सारे सपने आपके सामने साकार होते हुए देखे होंगे। नया सपना भारत के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए आपने क्या बुना है जो आप साकार होता हुआ देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में? आज की डेट में हम बात कर रहे हैं घर घर तिरंगा। हाँ जी। हम तो कह रहे हैं घर घर म्यूचुअल फंड। वाह। वी इन एसबीआई म्यूचुअल फंड वी बिलीव कि वी शुड बी द फंड मैनेजर्स ऑफ एवरी इंडियन। जी। जैसे हमारा पेरेंट कहता है बैंकर टू एवरी इंडियन, वी वांट टू बी द फंड मैनेजर्स टू एवरी इंडियन। दैट इज द थिंग। हर जगह पे पहुंचना चाहते हैं और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टिक मार मत करो कि म्यूचुअल फंड में लगा दिए, जितना लगा सकते हो लगाओ। हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है। खास तौर पे मैंने अभी अपनी बातचीत में बच्चों की बात नहीं की, बच्चों के लिए स्कीम है। अगर मेरे को कैपिटल जनरेट करना है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वो स्कीम है। सोल्यूशंस है, सोल्यूशंस इतने ज्यादा हैं, हर चीज के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है, सिर्फ सोचने की बात है। तो वही हमारा एक विश्वास है कि हर घर में म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड there is no doubt about it कि म्यूचुअल फंड will be bigger than banking industry in next 1 decade. That's what you asked. If not bigger, it will be equal to the banking industry. तो आर्थिक आज़ादी के लिए आर्थिक साक्षरता बहुत ज़रूरी होती है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड वो तमाम कदम उठा रहा है जिससे हर भारतीय का सपना आर्थिक आज़ाद होने को लेकर पूरा होने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।